यार मेरे पैर क्यों इतने दर्द हो रहे हैं, भाभी से बोलती हूँ आज किचन में नाश्ते में मदद कर देंगी। रत्ना जेठानी के कमरे में जाती है जहाँ वो पार्लर वाली को बुलाकर पेडिक्योर करवा रही थी। अरे क्या धीरे धीरे मसाज कर रही हो, अच्छे से पैर दबाओ ना। तभी वहां रत्ना आती है। अरे रत्ना, ये पार्लर वाली को बुलाया है, तुम्हें कुछ कराना है? ऐसे शक्ल तो तुम्हारी भी फेशियल मांग रही है, करवा लो। नहीं नहीं भाभी, वो क्या है ना, मेरे पैर दर्द हो रहा है तो नाश्ता जरा। अरे पैर दर्द हो रहा है तो ये पार्लर वाली अच्छा पेडिक्योर करती है, वो भी सिर्फ 1000 में। करवा लो तुम भी, सस्ता और अच्छा भी। नहीं भाभी वो बात नहीं है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मैं तो बस आपसे नाश्ते में हेल्प मांगने आई थी। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ 1000 रुपए की तो बात है। तुम्हारे जेठ जी इतना कमाते हैं ना कि मुझे तो पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ जाते हैं। अरे तुम भी करवा लो यार, देखो मेरे पैर कितने सॉफ्ट हो गए हैं। भाभी दरअसल इस महीने का घर का राशन और बिजली का बिल। तभी सास कमरे में आती है। अरे दीदी जी, आप मेरे कमरे में भी आ जाइएगा थोड़ी देर में, मुझे भी पेडिक्योर करवाना है। नीलम बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी पार्लर वाली मिल गई। जी मम्मी जी, मैं बोल देती हूँ इसे। वैसे मम्मी जी आप भी फेशियल करवा लीजिए ना, स्किन कितनी ग्लो करेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। अरे रत्ना, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है, जा जाकर सबके लिए चाय बना, और हाँ दीदी जी के लिए फ्रेश जूस भी निकाल देना फ्रिज से। जी मम्मी जी, पर नाश्ता। अरे हाँ, चाय के साथ मठरी भी ले आना, और सुन प्याज वाली कचौरी बना दे मम्मी जी के लिए, मुझे तो डाइट पे रहना है वरना फिगर खराब हो जाएगी। रत्ना मन महसूस कर रह जाती है। शाम को सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। जेठानी नीलम ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सुनो जी, मैं कब से सोच रही थी अपना ये घर ना बिल्कुल पुराना हो गया है। देखो ना, मेरी सहेली रेखा ने तो पूरा घर मॉडर्न करवा लिया, इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन, क्या बताऊं। हमारा घर तो उसके सामने बिल्कुल गंवारों जैसा लगता है। हाँ बेटा सही कह रही है, ये घर ना 20 साल पुराना हो गया है। मम्मी अब चिंता मत करो, मैं कल ही कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता हूँ, पूरा घर तोड़कर नए सिरे से बनवाएंगे। मॉडर्न डिजाइन, लेटेस्ट फर्नीचर, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का होगा। वाह जी वाह, मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ करेंगे, पर इतने दिन रहेंगे हम कहाँ? अरे कोई बात नहीं, सेक्टर 15 में मेरे दोस्त का 3 बेडरूम का फ्लैट खाली पड़ा है, उसी में शिफ्ट हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए। किराया भी ज्यादा नहीं लेगा, सिर्फ 50,000 महीना। छोटा भाई राजेश चुपचाप बैठा सुनता रहा। रत्ना ने उसकी तरफ देखा तो उसने नजरें झुका ली। पर अरे पर क्या रत्ना, विक्रम इतना सोच रहा है घर के बारे में, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि नया घर मिलेगा। रात को राजेश ने विक्रम को अलग से बुलाया। भैया एक बात कहनी थी, ये घर रिनोवेट करने का जो प्लान है ना, मेरा अभी इतना बजट नहीं है। आप जानते हैं मेरी सैलरी कितनी है, ऊपर से बच्चों की फीस, घर का खर्चा। अरे राजेश, तू क्यों चिंता करता है, धीरे धीरे पैसे दे देना, कोई जल्दी नहीं है। आखिर अपना ही घर है, अपने ही बाप का। अभी अपनी तरफ से मैं पैसे लगा देता हूँ, तो जब हो जाए तो दे देना। पर भैया इतना बड़ा खर्चा। अरे छोड़ ये सब, कल कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, हम प्लान फाइनल कर लेंगे। दरवाजे के पीछे जिठानी नीलम सब सुन रही थी, वो तुरंत अंदर आई। सुनो जी, मुझे ना एक आइडिया आया है, क्यों ना हम सिर्फ अपना हिस्सा रेनोवेट करवाएं। देखो ना, राजेश का बजट नहीं है तो उसका हिस्सा पुराना ही रहने देते हैं। वैसे भी घर तो बटा हुआ ही है ना अंदर से, हमारा साइड अलग उनका अलग। अरे पर नीलम। अरे क्या पर नीलम, समझदारी की बात है, हम अपनी मेहनत की कमाई से अपना हिस्सा सजाएंगे, राजेश को भी प्रेशर नहीं रहेगा। वैसे भी उनकी लाइफस्टाइल अलग है, हमारी अलग। राइट राजेश? राजेश सिर झुकाकर खड़ा रह गया। 6 महीने बाद घर का काम पूरा हो गया। विक्रम और नीलम का हिस्सा बिल्कुल नया था, इटालियन मार्बल का फर्श, मॉड्यूलर किचन, डिजाइनर लाइटिंग, जबकि राजेश का हिस्सा वैसा का वैसा पुराना, टूटी हुई टाइल्स, पुरानी दीवारें, झरझर फर्नीचर। एक दिन राजेश का बेटा आर्यन रोते हुए आया। पापा, आज स्कूल से मेरा दोस्त घर आया था, उसने ताऊ अंकल के कमरे देखे तो पूछने लगा हमारे कमरे इतने पुराने क्यों है। मुझे बहुत शर्म आए पापा। हाँ पापा, मम्मी भी रोज कहती है किचन में काम करने में दिक्कत होती है, ताई की किचन में तो सब कुछ मॉडर्न है। रत्ना की आंखें भर आई। राजेश ने दोनों बच्चों को गले लगाया। बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, पर पापा वादा करते हैं एक दिन मैं तुम लोगों के लिए भी एक सुंदर घर बनाऊंगा, अपना अलग घर, जहाँ तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। पक्का पापा? पक्का बेटा, बस पापा को थोड़ा वक्त दे दो। उस रात से घर में 2 दुनिया रहने लगी, एक तरफ चमक दमक, दूसरी तरफ पुरानापन। एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग जिंदगियां। जेठानी के मेहमान आते तो राजेश के हिस्से को देखकर मुंह बिचका लेते। एक दिन सास ने दोपहर का खाना राजेश के यहाँ खाया। रत्ना ने प्यार से दाल, रोटी और सब्जी परोसी। हाय राम, ये क्या बना दिया तूने रत्ना, बिल्कुल फीका है।
नमक भी ढंग से नहीं डाला क्या? मम्मी जी मैंने तो। अरे चुप रह, मुझे पता है तू कितना बेकार खाना बनाती है। अब समझ में आया कि राजेश इतना कमजोर क्यों रहता है, ढंग का खाना ही नहीं मिलता घर में। वो उठकर नीलम के किचन की तरफ चल पड़ी। नीलम ने उस दिन पनीर मखनी और स्टफ्ड पराठे बनाए थे। वाह नीलम बेटा, क्या खुशबू आ रही है। यह हुई ना असली खाने की बात। अरे देखो रत्ना, कुछ सीखो अपनी जेठानी से। मम्मी जी आप बैठिए ना, आज मैंने खीर भी बनाई है। आपको पता है ना मुझे कितना पसंद है आपके लिए स्पेशल बनाना। अरे तू तो मेरी लाडली है बेटा, भगवान ने विक्रम को तेरे जैसी बहू दी, मेरे भाग खुल गए। एक तरफ तू है जो घी मक्खन से खाना बनाती है और दूसरी तरफ, छोड़ो जाने दो। रसोई में खड़ी रत्ना आंसू पोंछ रही थी। अरे विक्रम बेटा, आज शाम को मंदिर चलना है, तुम्हारी गाड़ी में बैठकर जाना है। राजेश की स्कूटी में तो मेरी कमर दुखने लगती है। शनिवार की शाम को जेठानी के बेटे रोहन ने अपने कॉलेज के दोस्तों को घर बुलाया। रत्ना, ओ रत्ना जरा इधर आना। रत्ना अपने कमरे से बाहर आई। देख आज रोहन की पार्टी है तो किचन तू संभाल लेना। पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे सब ट्रे में लगा कर देना। और हाँ, बार बार पूछती रहना बच्चों को कि और कुछ चाहिए क्या। पर भाभी मैंने अपने बच्चों को। अरे तेरे बच्चे छोटे हैं, अपने आप खा लेंगे ना, ये कॉलेज के बच्चे हैं, मेहमान है, जा जल्दी से। पूरी शाम रत्ना किचन और हॉल के बीच दौड़ती रही। चाय बनाओ, नाश्ता गर्म करो, प्लेट्स दो। रोहन के दोस्त उसे नौकरानी समझकर ऑर्डर देते रहे। जरा पानी लाना। आंटी टिश्यू पेपर कहाँ है? राजेश ऑफिस से आया तो ये नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी पत्नी नौकरानी बनकर भाई की बेटी की पार्टी में काम कर रही थी। रत्ना ये क्या हो रहा है? रत्ना ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उसकी आंखों में थकान और बेबसी साफ दिख रही थी। राजेश गुस्से से अपने कमरे में चला गया। रात को राजेश ने दरवाजा बंद करके रत्ना से कहा, तुमने अपनी इज्जत बेच दी है क्या? नौकरानी बनकर काम कर रही थी, मेरी पत्नी। प्लीज राजेश चिल्लाओ मत। सुनो तो सही, भाभी और भैया घर का बिजली का बिल भरते हैं, पानी का, गैस का। हम सिर्फ खाने का राशन देते हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अरे तो क्या हमें भीख मिल रही है? मैं अपना हिस्सा दूंगा। कहां से दोगे? तुम्हारी सैलरी में तो बहुत मुश्किल गुजारा होता है, थोड़ा समझौता करना पड़ता है राजेश। कुछ दिनों के बाद एक शाम विक्रम और नीलम ने राजेश और रत्ना को बुलाया। देखो राजेश, मैं सोच रहा था कि अब रोहन कॉलेज में है और बेटी प्रिया भी बड़ी हो गई है, उन्हें अलग अलग कमरों की जरूरत है। तुम लोगों के तो सिर्फ 2 ही बच्चे जो अभी छोटे हैं। तो रत्ना, हमारे बच्चों को अभी प्राइवेसी चाहिए। रोहन के दोस्त आते हैं, प्रिया की पढ़ाई रहती है, समझ रही हो ना। तो तुम लोग ऊपर छत वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाओ, वहां 2 कमरे हैं, तुम्हारे लिए काफी है। पर भैया वो तो अटारी जैसा है, गर्मी में भट्टी बन जाता है वहां, बारिश में छत भी टपकती है। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा रिपेयर करवा लेंगे, पंखा लगवा देंगे। देखो राजेश, मैं अपने बच्चों का भविष्य सोच रहा हूँ। और वैसे भी रत्ना, तुम तो वैसे भी पूरा दिन नीचे ही रहती हो किचन में, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, रात को सोने ही तो जाना है ऊपर। सास भी बोल पड़ी। हाँ राजेश, विक्रम सही कह रहा है, बड़े बच्चों को जगह चाहिए, तुम्हारे तो अभी छोटे हैं, एडजस्ट कर लेंगे। रत्ना ने राजेश का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। सोचने में क्या है, अगले हफ्ते हो जाओ शिफ्ट। अगले हफ्ते राजेश का परिवार ऊपर शिफ्ट हो गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे सबके चेहरे उतर गए। हे भगवान, ये तो रहने लायक ही नहीं है। दीवारों पर सीलन के निशान थे, छत से पानी टपकने के दाग दिख रहे थे, एक कोने में मकड़ी के जाले लगे थे, खिड़कियां टूटी हुई थी और बाथरूम की हालत तो और भी खराब। पापा यहाँ तो बहुत गर्मी है, पंखा भी ढंग से नहीं चल रहा। मामा मुझे डर लग रहा है, नीचे वाला कमरा कितना अच्छा था। रात में मच्छरों का आतंक शुरू हुआ। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राजेश ने पंखे की स्पीड बढ़ाई तो वो चरचराने लगा। कैसे रहेंगे हम यहाँ राजेश, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी इस गर्मी में। अगली सुबह बारिश हुई तो छत से 3 जगह से पानी टपकने लगा। रत्ना बर्तन रखती रही। मम्मा मेरी किताबें भीग गई। पापा रोहन भैया के पास तो एसी है, हमारे पास तो छत भी सही नहीं है। राजेश बेबस होकर बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। बस कुछ महीने बेटा, पापा कुछ करेगा। अगले दिन रत्ना ने हिम्मत जुटाई और नीचे विक्रम से बात करने गई। वो उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से आवाजें आई। देखो नीलम, राजेश ने पिछले साल मुझसे 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए, अभी तक एक पैसा नहीं लौटाया। अरे वाह, और हम लोग इन्हें नीचे का हिस्सा दे दे।
सुनो जी, मम्मी जी ने भी बताया था कि राजेश की पढ़ाई में कितने पैसे लगे थे। इंजीनियरिंग की फीस, हॉस्टल, सब कुछ आपने ही तो भरा था। हाँ, करीब 5 लाख तो उसकी पढ़ाई में चले गए होंगे। पापा जिंदा थे तो फिर हम उनसे क्या उम्मीद करें? घर का किराया भी तो हमने ही भरा था जब घर बन रहा था। राजेश ने क्या दिया? बस नाम मात्र का राशन। सही कह रही हो, इसीलिए मैंने उन्हें ऊपर शिफ्ट करने को कहा। हमने इतना किया उनके लिए, थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकते। रत्ना के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो चुपचाप वापस ऊपर आ गई। राजेश ने पूछा, क्या हुआ, बात की? रत्ना ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, जाने दो। रत्ना ऊपर आई तो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने राजेश को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। राजेश, मैं नहीं रह सकती यहाँ, ये जिल्लत, ये तौहीन। प्लीज रत्ना, संभालो अपने आप को, मैं कुछ करूंगा कसम से। तभी नीचे से सास की आवाज आई, रत्ना, रत्ना कहाँ मर गई? नीचे आ जल्दी। रत्ना ने आंसू पोंछे और नीचे गई। इतनी देर लगा दी? आज शाम को पूजा है घर में, तू सफाई कर दे पूरे घर की, और हाँ, प्रसाद भी बना देना। मैं नीलम के साथ मंदिर जा रही हूँ। पर मम्मी जी, मेरी तबीयत। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो आराम क्यों कर रही थी ऊपर? है, चल जल्दी लग जा काम पे। ड्राइंग रूम में जेठानी नीलम सोफे पर आराम से लेटी मैगजीन पढ़ रही थी, पैरों के नीचे कुशन लगाए। शाम को पूजा घर आई। पापा, कल स्कूल से पिकनिक है, 2000 रुपए चाहिए। आर्यन भी बोला, हाँ पापा, मुझे जूते चाहिए, पुराने फट गए। राजेश की जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। तभी बाहर तेज आवाज आई। रोहन नई शाइनी बाइक लेकर आया। मम्मा देखो, पापा ने ड्यूक 250 दिलवा दी, 2 लाख की है। वाह बेटा, मेरा शेर। विक्रम जी, आप भी ना इतना प्यार करते हैं बच्चे से। पूजा और आर्यन खिड़की से देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे। कुछ दिनों बाद रात को अचानक सास को तेज बुखार आ गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी। भैया, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। विक्रम घबराकर उठा और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया। इन्हें वायरल इन्फेक्शन है, पूरा आराम चाहिए और हर 2 घंटे में दवाई देनी होगी। किसी को इनके पास रहना पड़ेगा। हाय भगवान, मैं नहीं जाग सकती रात पर। मुझे अच्छी नींद चाहिए, वरना मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है। मैं रह जाती हूँ मम्मी जी के पास। उस रात से रत्ना ने सास की पूरी सेवा शुरू कर दी। हर 2 घंटे में दवाई देना, माथे पर पट्टी रखना, खाना खिलाना, कपड़े बदलना, सब कुछ। जेठानी नीलम अपने एसी कमरे में आराम से सोती रही। तीसरी रात सास ने कमजोर आवाज में कहा, रत्ना बेटा, पानी पिला दे। रत्ना ने प्यार से पानी पिलाया और माथा सहलाया। बेटा तू थक गई होगी, नीलम को बुला दे। अब चिंता मत करो मम्मी जी, मैं हूं ना, भाभी को आराम करने दो। 5वें दिन सास की तबीयत सुधरने लगी। सुबह जेठानी नीलम फ्रेश होकर आई। मम्मी जी कैसी हैं आप? अरे रत्ना, तू यहीं सो गई क्या? देख तेरी शक्ल कैसी होगी। तू भी आराम कर रही थी ना, फिर शक्ल क्यों बनी हुई है? रत्ना सास की ओर देखती है और वहां से चली जाती है। सास के ठीक होने के बाद से जेठानी नीलम का रवैया बदलने लगा। एक दिन सास ने कहा, नीलम बेटा, मुझे चाय तो बना दे जरा। मम्मी जी, अभी तो मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। रत्ना को बुलवा लूं ना? अरे पर बेटा, रत्ना ऊपर है, पास में तो तू ही है ना। तो क्या हुआ, अब खुद बना लो, अब बीमार नहीं हो। सास चुपचाप उठकर खुद चाय बनाने चली गई। अगले दिन सास अपने कमरे में साफ सफाई कर रही थी। मम्मी जी जरा धीरे आवाज करो, मुझे सिर दर्द हो रहा है। अरे यहाँ आपका कमरा इतना अस्त व्यस्त रहता है, मेरे मेहमान आते हैं तो शर्म आती है। पर बेटा, और सुनो, अब से आप डाइनिंग टेबल पर मत खाया करो। आपकी वजह से टेबल कितनी गंदी हो जाती है, रसोई में खा लिया करो। विक्रम वहीं बैठा अखबार पढ़ रहा था पर कुछ नहीं बोला। एक दिन सास ने अपनी सहेली को घर बुलाया तो जेठानी नीलम बोली, मम्मी जी मेरे मेहमान आने वाले हैं शाम को, आप अपनी सहेली को कल बुला लेना, आज नहीं। सास की आंखें भर आई। रत्ना ने ये सब देखा तो उससे रहा नहीं गया। भाभी, मम्मी जी से ऐसे क्यों बात कर रही है? तुम अपना काम करो, घर चलाने के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी होती है, तुम नहीं समझोगी, जाओ। एक शाम आर्यन और पूजा नीचे हॉल में खेल रहे थे। गलती से आर्यन की बॉल जेठानी के नए शो पीस पर लग गई। अबे ओए, अंधा है क्या, देख कर नहीं खेल सकता? तेरी माँ ने सिखाया नहीं तमीज? सॉरी आंटी, गलती से। अरे चुप रह, तुम दोनों ऊपर जाओ और अपने उस टूटे फूटे कमरे में रहो, यहाँ नीचे मत आया करो, समझे? गरीबों के बच्चे, महंगी चीजों की कदर ही नहीं पता। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तभी राजेश ऑफिस से आया और सब सुन लिया। नीलम भाभी, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? तुम्हारे बच्चों ने मेरा शो पीस तोड़ दिया, 2000 का था। अरे तो दे दूंगा मैं पैसे।
पर इन बच्चों से ऐसे बात करने का हक आपको किसने दिया? अरे क्या हो रहा है यहाँ? राजेश, आवाज क्यों ऊंची कर रहा है? भैया, आपकी पत्नी मेरे बच्चों को गरीब बोल रही है अपने ही घर में। तो क्या गलत कहा? देखो राजेश, तुम यहाँ रह रहे हो तो कुछ तो तमीज से रहो। रह रहे? भैया, ये मेरे बाप का घर है, मेरा उतना ही हक है जितना आपका। हक? अरे तुमने दिया ही क्या इस घर में? घर बनवाने के पैसे, किराया, बिजली का बिल सब हमने भरा है। और मैंने पढ़ाई के पैसे कर्ज लिया था, सब याद है? राजेश का गला भर आया। बस अब बहुत हो गया, मैं अपना अलग घर लूंगा। अगले दिन राजेश और रत्ना अपना सामान बांधने लगे। आर्यन और पूजा भी अपनी किताबें समेट रहे थे। राजेश, ये क्या नाटक है? कहाँ जाओगे? जहाँ मेरे बच्चों की इज्जत हो भैया, जहाँ मेरी पत्नी नौकरानी न बने, किराए के मकान में ही सही, पर अपनी मर्जी से जिएंगे। अरे वाह, इतना दिखावा हो। 2 दिन में वापस आ जाओगे। तभी सास अपना बैग लेकर बाहर आई। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं भी जा रही हूँ राजेश के साथ। जिस घर में छोटे बेटे और उसके बच्चों की इज्जत न हो, वहां मैं नहीं रह सकती। मम्मी जी, आप? अरे चुप रह नीलम, तूने मुझे भी तो नौकरानी बना दिया था। खुद के कमरे में खाना खाने को कहती थी। आज दिखा दूं मैं तुझे असली हक किसका है इस घर पर। सास ने अपने पर्स से कागज निकाले। ये देखो विक्रम, ये घर तुम्हारे बाप ने मेरे नाम किया था, और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई में जो 5 लाख लगे, वो इस घर को बनाने में लगे 15 लाख से तो बहुत कम है। राजेश ने 1.5 लाख उधार लिए तो क्या हुआ? तुमने भी तो लिए थे अपनी शादी में 3 लाख। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। इस घर का असली हकदार राजेश है, क्योंकि उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। तो अब या तो तुम दोनों माफी मांगो या फिर निकल जाओ इस घर से। विक्रम और नीलम घबराकर राजेश के पैरों में गिर पड़े। अरे राजेश, मुझे माफ कर दे भाई, मैं गलत था। रत्ना प्लीज, मुझसे गलती होगी, तुम मत जाओ। रत्ना ने राजेश की तरफ देखा। राजेश ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा। भैया, माफी तो मिल गई, पर इज्जत एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ती। हम जा रहे हैं अपनी मेहनत से, अपने इज्जत से जीने। मम्मी जी, आप यहीं रहिए, आपका घर है ये, हम अपना नया घर बसाएंगे। राजेश परिवार के साथ बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत थी। रत्ना ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। पापा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, जहाँ हमारी अपनी इज्जत हो, भले घर छोटा हो पर अपना हो। विक्रम और नीलम दरवाजे पर खड़े देखते रह गए। सास ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया।